बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो मौसूल हुई हुकूमत को, जिसमें ये लिखा गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो अमराज का शिकार हैं, और ऐसे अमराज के जिससे वो ना तो किसी हवाई अड्डे पर पहुँच सकते हैं, ना किसी अवामी हुजूम में जा सकते हैं। वो अगर रहेंगे तो अस्पताल के करीब रहेंगे और यही उनकी बेहतरी के लिए मुफीद है। इसके साथ साथ ये कहा गया कि वो जब से जहनी मर्ज में मुब्तला है वो वक्त तब था कि जब कुलसूम नवाज साहिबा की रहलत हुई। इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ वज़रा ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाए हैं, जिस पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि वो वापस आएँ, मुल्क कौम का पैसा वापस करें और फिर जहाँ चाहें रह लें। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने नुस्खा कुछ और लिखना था, वो कुछ और लिख चुके हैं। तावील तो उनको ये देनी चाहिए थी कि उनकी शादी करवा दी जाए और साथ ही साथ उनके 10 मज़ीद फ्लैट्स उनको ख़रीद के दिए जाएँ, तो उनकी तबीयत जो है वो हशाश बशाश हो सकती है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर रहनुमा ये जो मौक़िफ़ रखते थे कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जल्द ही वापस आ रहे हैं, तो इस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में तो उनके उन बयानात की नफ़ी हो रही है, तो फिर उनकी वापसी के हवाले से जो उम्मीदें थी क्या दम तोड़ चुकी हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, मेडिकल रिपोर्ट पे हुकूमती वज़रा के मौक़िफ़ तो आपने सुने हैं, आप क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये इससे पहले भी मैं कहता था, और मैंने याद करें मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई जिसमें ये सारी चीज़ें जो आप जिक्र कर रहे हैं मैंने जिक्र किया तो हुआ, तो फिर क्या करेंगे? किस कानून के तहत कौन सी अदालत उन्हें बुलाएगी? नहीं बुला सकती। जब वो सफ़र के काबिल नहीं है, जब वो किसी चीज़ के काबिल नहीं है, जब वो पुरहजूम जगह पर नहीं जा सकते, तो ये किस तरह हो सकता है कि मियाँ साहब की पाकिस्तान आमद हो और पुरहजूम जो है इस्तेमाल की तैयारी ना हो? ये नहीं हो सकता। एक दफ़ा तो हो सकता है कि शबाशी साहब रास्ता भूल गए और मार रोड पे रहे, लेकिन हर दफ़ा तो ऐसा नहीं ना होता। तो ये हो सकता है। देखें यासर, मैं एक बात बताऊँ, ये सारा कुछ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से आप समेत बहुत से सीनियर तजियाकार रोज़ाना एक नई दलील दे देते थे। आप शर्त भी हार गए। ना मैं नहीं हारा। अच्छा, यहाँ पे हुकूमत वक्त हारी है जो उन्हें वापस लाने की तावीलें देती। मैंने तो कहा था हुकूमत वक्त वापस ला नहीं सकती। याद करें ना, देखें हम अपने प्रोग्राम में कहा था, और मैंने कुछ ट्वीट्स का हवाला दिया था जिन्होंने जनवरी में तो कर दिया था ना फाइनल। बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, मैं उन पर नहीं जाता, चले ये उनकी अपनी सोच है। और बहुत से लोगों ने बहुत सी चीज़ें भी कह दी थी। किसी की चुड़ैल कोई खबर लाती थी, किसी की कोई और चीज़ खबर लाती थी, ऐसी ऐसी खबरें थी। लेकिन यासर, मैं आपको एक बड़ा क्लियर बता दूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक़्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, जब तक उन्हें हालात उनके मुताबिक नहीं मिलेंगे। उस वक़्त तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं, और ये जो मैं बात आपको कह रहा हूं, ये बात मैं आपको वसूख से कह रहा हूं। और इस बात को मुस्लिम लीग नून का जो एक थिंक टैंक था वो जानता था। मुस्लिम लीग नून के थिंक टैंक ने बाकायदा इस पर कई दफ़ा अपनी निजी महफिलों में कहा था कि मियाँ सब नहीं आ रहे। अब मुझे बताएं, नून लीग के वो रहनुमा, जिस तरह मियाँ जवेद लतीफ़ ने दावा किया, याद है ना आपको? जी। मरियम साहिबा ने पिछले दिनों कह दिया था, और भी बहुत से लोगों ने कह दिया था। सादिक साहब तो कहते थे मैं लेने जा रहा हूँ। अब मुझे बताएं कि ये सारे किधर गया? कितने सीनियर लोग थे? या सर, ये सारी एक प्लानिंग थी, बाकायदा बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। मैं आपको यह ब्रेक करता हूँ। अब ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट थी कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से इतना शोर डाला जाए कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका ग्राफ ऊपर चला जाए। और जब मुस्लिम लीग नून का ग्राफ ऊपर चला जाए तो फिर उससे जो फ़ायदा लिया जा सकता है, जहाँ पर जिस दरवाजे से जाकर जो मिलता है वो ले लिया जाए। ये चल रहा था सारा। इसमें नाकामी हो गई। जब इसमें सारी चीज़ों में नाकामी होगी तो उसके बाद जब उन्हें यह पता चल गया कि अब हर सूरत में हमें कोई ना कोई चीज़ देनी पड़ेगी, अदालती अहकामात के आगे भी और बाकी मामलात में, तो फिर आज वो एक रिपोर्ट आ गई। आज ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के बाद आप मुझे बताएं, क्या मियाँ साहब बल्दियाती इलेक्शन तक आएंगे? नहीं आएंगे भाई। वहाँ पे तो ऑपरेशन कैंसिल हो गए हैं बरतानिया में। वो तो कई माह तक यही सिलसिला चलना है। बल्दियाती इलेक्शन भी गुजर गए, उसके बाद बाकी इलेक्शन भी गुजर गए, मियाँ साहब नहीं आ रहे। या सर, इस साल में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे। ये बात पहले हम प्रोग्राम्स में कहते थे, अब तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही हैं
सफ़र के वो काबिल नहीं है, एक मेजर ऑपरेशन उनका होने वाला है, यही कहना उन्होंने, ऐसे ही बाकी चीज़ें उन्होंने आपके सामने राणा रखी साहब, हैं। सवाल ये बनता है कि उनकी वापसी के हवाले से जो शोशा छोड़ा गया था, ये बुनियादी तौर पे इसलिए छोड़ा गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो कारकुन है वो पार्टी के साथ इंटैक्ट रहे। अब इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद वो कारकुन पे असर क्या पड़ेगा? सिर्फ कारकुन भी नहीं, सिर्फ कारकुन नहीं, इनके जो परिंदे उड़ने वाले थे वो उड़ के ना जाए। परिंदे आप समझते हैं ना, जो उड़ने वाले थे वो उड़ के ना जाए, वो उसी घोंसले में बैठे रहे जो मुस्लिम लीग नून का घोंसला है, उससे उठ के ना जाए। अब अगली बात सुन ले, आज की इस चीज़ के बाद नून लीग के अंदर वो लोग जिनको असल हकीकत का नहीं पता था वो बड़े परेशान हैं, वो शदीद परेशान है कि अगर मियाँ साहब इलेक्शन तक ना आए तो फिर क्या बनेगा। और दूसरी तरफ सुनने मेरी बात, आपको मैं ये भी एक बड़ी क्लियर और वाज़ेह खबर भी दे दूं और बड़ी ये आपको अंदर की बात भी बता दूं। बाकायदा एक मीटिंग में जब कहा गया कि मियाँ साहब आप मेहरबानी करें, छोटे मियाँ साहब की बात माने, वक्त को देखते हुए छोटे मियाँ साहब की बात माने और छोटे मियाँ साहब को आके आने दें, छोटे मियाँ साहब की जो चीज़ें हैं उसको माने, उनके बयाने को चलने दें। तो पता वहाँ पे उन्होंने वाज़ेह तौर पे शट अप कॉल दे दी और उस अहम तरीन लीगी रहनुमा को बड़ी सख्ती से उनके साथ बोले, जिसके बाद वो खामोश होगी। अहम तरीन वो रहनुमा था। और फिर मियाँ साहब ने अपनी करीब तरीन लोगों में ये बात की कि जहन में रखें कि मुस्लिम लीग नून है तो मैं और मरियम ये हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर इक़्तिदार की कभी भी इक़्तिदार में आना पड़ा तो मैं होऊंगा या मैं नहीं तो फिर मरियम होगी, इसके बाद कोई और कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। यानी हमजा भी नहीं, शहबाज शरीफ भी नहीं, शाहिद अकान अब्बासी भी नहीं, ख्वाजा आसफ भी नहीं, राना तनवीर भी नहीं, और इसी तरह और जो लोग हैं वो भी नहीं, सिर्फ मरियम और मियाँ नवाज शरीफ। ये मैं आपको मुसद्दका इतला दे रहा हूँ यासिर साहब। इसलिए वो तमाम बयानिए जो बेचारे एक बयानिए सीधा पतरा करते हैं मियाँ छोटे मियाँ साहब, वो रास्ता सीधा बनाते हैं और पिंडी में जाके मुलाकातें भी करके आती हैं, जिसकी कई शुनीद आती है, वल्लाह वो मुलाकात हुई है कि नहीं, लेकिन शोर बड़ा मचता है। उसके बाद अचानक एक बयानिया नया जारी हो जाता है और सारा पानी आपकी नज़र में बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब दोनों का तर्ज सियासत मुख्तलिफ है, दोनों को एतराज़ भी है, लेकिन बड़े मियाँ साहब जो है वो एतराज़ अपने करीबी हलके के सामने शो भी कर देते हैं और उसकी खबरें भी बन जाती हैं। छोटे मियाँ साहब एतराज़ करते हैं करीबी हलके में, लेकिन उसकी खबरें नहीं बनती, वो मिन्नोअन उनके हुक्म की तामील भी करते हैं। तो आपको आला ज़रफ़ी किसकी दिखाई देती? देखें, ये आला ज़रफ़ी तो फिर छोटे मियाँ साहब की है ना। छोटे मियाँ देखें, ये ख़ानदानी एक बड़ा अच्छा है, शरीफ ख़ानदान में, बाकी आप जो मर्ज़ी बात कर लें सियासत के हवाले से, लेकिन शरीफ ख़ानदान में अदब जो है वो इन शरीफ बरादरान में बहुत था। बड़े मियाँ साहब, उसके बाद नवाज शरीफ, मियाँ अब्बास शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, इन भाइयों में इत्तेफाक बना था। अगली आने वाली नस्ल में क्या हालात होंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी वो कुछ चीज़ें तो क्लियर होकर सामने आ गई हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ने एक जगह बरमला कई चीज़ों का इजहार भी किया था, वो करते भी रहते हैं, लेकिन वो आखिर में जितनी मर्जी फैसला बड़े मियाँ साहब, मैं वो कह रहा हूँ उनकी जितनी मर्जी दफ़ा सिम चेंज कर लें, लेकिन आखिरकार उनके अंदर उस फ़ोन में वही सिम चलती है जो बरतानिया से आती है, जिसकी कॉल बरतानिया से आती है। तो ये मामला, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब नून लीग के अंदर आज की इस मेडिकल रिपोर्ट के बाद एक बड़ा संजीदा हल्का जो है, जिसमें तगड़े नाम मैं कह रहा हूँ आपको, वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर यही हालात रहे तो हम आगे सियासत कैसे करेंगे, हम अगली सियासत को किसकी बुनियाद पे करेंगे। वो कहते हैं जी कि आने वाले दिनों में अगर वो वीडियो सामने आ गई कि मियाँ साहब पुरहजूम जगहों पे भी जा रहे हैं, मियाँ साहब बाज़ार में भी जा रहे हैं, मियाँ साहब होटल्स में भी जा रहे हैं, उनका फिर हम क्या जवाब देंगे सियासत में आके कि जनाब जब वहाँ पे ये सब जगहों पे जा सकते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं आते, यहाँ पे आके क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आए, आगे फेस करें। अब ये बातें कुछ शुरू हो गई है और इस शुरू होने वाली गुफ्तगू का मैं आपको नतीजा बता दूँ, ये भी मैं आपको आज ही बता देता हूँ। इसका नतीजा ये निकलना यासर कि अगर इस साल में मियाँ साहब की वापसी नहीं होती, वो तो आप कह रहे नहीं होगी, मैं तो कह रहा हूँ नहीं हो रही, उस वक्त तक नहीं हो रही जिस वक्त तक ये हुकूमत है, उस वक्त तक नहीं हो रही जिस वक्त तक मियाँ साहब को सब चीज़ें वन साइडेड नहीं मिलती, उस वक्त तक तो नहीं हो रही असल, मेरे पास भी इतलात है।
और अगर नहीं हो रही तो फिर आप ये भी एक नई इतला ले लें, मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा ग्रुप खुल के सामने आ जाएगा जो कहेगा जी हम पार्टी को नहीं छोड़ रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि जनाब मुतबादल की आदत होनी चाहिए। वो कायद हैं, कायद रहें, लेकिन यहाँ पे सियासत अब इस तरह होनी चाहिए। देखिए मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत हर सूरत में यह है कि मरियम होनी चाहिए। तो कह रहे हैं मुझे 10 साल भी अपोजिशन करनी पड़े, मैं चाहूँगा कि मरियम सियासत करे। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो उन्होंने अपनी निजी महफिल में बैठ के गुफ्तगू की है, जो उनके करीबी लोगों ने खुद मुझे बताया है। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है कि जब नाअहली की तलवार आपके सर पे है, उसका टैग आपके सर पे है, तो क़यादत आप किस तरीके से कर सकते? अब ये पिटीशन का फैसला लेने देना राना साहब, उस पर तो एतराज लग गया ना। सर मैं उसका लग गया ना एतराज। एक तो मुखालिफ दरखास्त भी दायर होगी, वही जो मुखालिफ दरखास्त का मतन है वही रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा दिया। मैं कह रहा हूँ इसका ज़रा फैसला लेने दें। जब इसका एक फैसला आ जाएगा तो उसके बाद आपको ये बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर वो पिटीशन काबिल समात हुई और समात में भी कोई ऐसा ही फैसला आ गया जो नहीं, अगर काबिल समात हुई फिर तो इस बात का बयन सबूत है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये भी पार्टी बन जाएगी। वज़ीर आज़म ने तो इशारा दिया ना आज की तकरीर में। सर मैं वही अर्ज़ करने लगा, तो फिर हालात किसी और तरफ जाएंगे। फिर हालात जो है ना किसी और तरफ जाएंगे। फिर नून लीग के अंदर 4 लोग हैं जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ साहब अगर नहीं होते तो 4 लोग वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, 2 लोग वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं। वो कहते हैं ये तो कोई बात नहीं कि ऊपर आप नीचे हम, एक ही फैमिली सब कुछ करे। तो ये बड़ा कुछ होने वाला है, दमादम मस्क के अंदर होने वाला है। और ये जो दमादम मस्क के अंदर होगा भैया, ये सुप्रीम कोर्ट वाली पिटीशन के बाद किसी और तरफ रुक जाता मुझे नज़र आ रहा है। मैं वो बात करना नहीं चाहता, लेकिन आपको इशारा दे दूँ कि जो लोग खुशी के शामियाने बजा रहे थे ना, जो लोग लड्डू बांट रहे थे, जो कह रहे थे नहीं अब हमारी बारी है, मेरा ख्याल है वो कहेंगे अब भी हमारी बारी नहीं है। ये मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, आप 1 या 2 या 3 महीने बाद, क्योंकि आप मेरी बात मानते नहीं ना अक्सर यासर, आप कुछ तजिया करो की बात मान लेते हैं, उनके ट्वीट मान लेते हैं, लेकिन एंड पे जब सही साबित होती है चीज़ें हमारी, फिर आप कहते हैं मैं ऐसे नहीं था। तो ये मैं पर्सपेक्टिव बयान करता हूँ। मैं अपना कोई मेरा तज्जिया नहीं है ना, नाना साहब मुझ पे इम्पोज ना करें, मेरा तज्जिया कोई नहीं है। मैं हालात हाजरा के तनाजुर में जो खबरें हैं वो आपको बता रहा हूँ। चलिए अब तो आपको सब मैं आपको बता दिया। देखें मियाँ साहब की ये रिपोर्ट हमने पहले भी कही थी, ये रिपोर्ट आ गई है। अब इस रिपोर्ट के बाद ये बहस मुस्लिम लीग नून के अंदर नहीं होगी कि मियाँ साहब आ रहे हैं। अब जब मियाँ साहब नहीं आ रहे तो फिर किसी ने तो यहाँ पे क़यादत करनी है ना यासर। नहीं, अब बातें होंगी। मैं आपको दूसरा एंगल बताता हूं। अब बात क्या होगी, अब बयान आएगा कि मियाँ साहब तो वापस आने के लिए बज़िद हैं, डॉक्टर्स की ये राय है कि आप नहीं जा सकते। नहीं तो यहाँ पाकिस्तान में डॉक्टर नहीं है। पाकिस्तान में जो इतने इलाज उन्होंने कराए वो किसी के कराए हैं। मैंने तो आगे कहा था कैसा डॉक्टर है वो कमाल का डॉक्टर अदनान, जो खुद कहता है किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना है। एक डॉक्टर अदनान खुद डॉक्टर है, वो कहता है किसी अच्छे डॉक्टर के पास मियाँ साहब को लेके जाना। भाई तू डॉक्टर नहीं है। नहीं उनके मुताबिक तबीयत ख़राब है लाहौर ले जाओ, तो वो लाहौर जो है ना असल में बरतानिया है उनका। तो यासर ये अपना बहस यही होनी है, मियाँ साहब के बाद अब क़यादत कौन करेगा। मियाँ साहब जब तक ठीक नहीं होते, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए, ठीक है। क़यादत क्या मरियम करेगी? अगर मरियम क़यादत करेगी तो वो अग्रेसिव क़यादत करेगी। यासर अगर अग्रेसिव क़यादत होगी तो आपके फासले मज़ीद बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे, मज़ीद बढ़ जाएंगे फासले। डिफेंसिव और अगर आप एग्रेसिव सियासत नहीं करते तो फिर आपको मियाँ शहबाज शरीफ की बात मानना पड़ेगी। और अगर आप मियाँ शहबाज शरीफ की बात मानना चाहते हैं तो फिर मरियम साहब जो है उन्हें माइनस होना पड़ेगा। यानी मैं नहीं कह रहा माइनस तो हो गई ना। चले वो अगर तकलीद कर लेती हैं, अगर वो तकलीद कर लेती हैं तो शरीफ ख़ानदान के लिए बेहतर होगा। लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये एक फ़ैसला शरीफ ख़ानदान के बड़े मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी निजी महफिल में कहा है कि अगर मैं नहीं तो मरियम, इसके अलावा आप फार्मूला ये समझते हैं कि क़यादत करें मियाँ शहबाज शरीफ साहब और अवामी जलसों के अंदर क्राउड पुलर मरियम नवाज साहिबा को रखें और वो तकलीद करती रहें, तो तब पार्टी नहीं, वो नहीं तकलीद करेंगी ना, इनकार करेंगी, वो किसी सूरत तकलीद नहीं। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर फार्मूला ये हो तो ये पॉजिटिव। यासर ना उनके उस्ताद मोहतरम उन्हें ये कहते हैं कि तुम तकलीद करो। उस्ताद मोहतरम भी इसकी इजाज़त नहीं ना दे रहे। उस्ताद तो बड़े आदमी हैं, वो लिखते भी उस तरीके का है कि वो तो तकलीद की बात ही नहीं ना करते। तो ये बस ये ज़हन में रखिएगा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और मैं आपको ये भी एक और खबर दे देता हूँ। आज हम आपको ज़्यादा खबरें देते हैं इस पर। कल एक मीटिंग हो रही है, मीटिंग मुस्लिम लीग नून के चंद बरों की हो रही है। और उस मीटिंग में जो चीज़ें तय होने जा रही हैं वो उनमें से चंद एक चीज़ें ये हैं कि हर सूरत में किसी ना किसी तरीके से मरियम को राज़ी किया जाए कि मोहतरमा आप कुछ अरसे के लिए खामोशी इख्तियार कर लें। अब जो मरियम का कैंप है
उनको भी पता है कि एक मीटिंग हो रही है जिसमें मरियम को ये राज़ी करने की कोशिश करेंगे। अब उस कैंप के जो लोग हैं उन्होंने वाज़े तौर पे मरियम को ये कहना शुरू कर दिया है कि आपने इस पे राज़ी नहीं होना, और आप इस मीटिंग, मतलब कल वो मीटिंग हो रही है तो हो सकता है कल ही मरियम साहिबा का कोई बड़ा सख्त सा बयान आ जाए जिससे वो मीटिंग के सारे मकासद जो है वो सबताज़ हो जाए। सही, ये आपको मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ, ये कल आप देख लीजिएगा। कल जब हम शाम को प्रोग्राम कर रहे होंगे तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आएगी कि जिससे आपको ये साबित हो जाएगा कि वाकई यार घर के अंदर ही कोई ऐसा फड्डा भर गया है कि जो इनके लिए बड़ा खौफनाक हो गया। यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब हुकूमत को लताड़ने की बजाय अंदरूनी खलफशार का शिकार रहेगी और उसी में ही वो फंसी रहेगी आइंदा बल्दियाती इंतखाबात तक या मियाँ साहब की वापसी तक। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सदारती निज़ाम के हवाले से जो बातें गर्दिश कर रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ये समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में सदारती निज़ाम लाने के लिए रेफरेंडम कराने का इस्तिस्बाब राय जो है वो वज़ीर आज़म के पास है। वज़ीर आज़म रेफरेंडम करा सकते हैं, निज़ाम में तब्दीली हो सकती है और यह पॉजिटिव तब्दीली होगी। इसके साथ साथ सेनेटर फैसल जावेद साहब भी ये कहते हैं कि मौजूदा जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है इसकी बहुत सी अच्छाइयां तो हैं, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद हमें यह देखना होगा कि सूरत हाल कहां पर बिगड़ी है। सदारती निज़ाम अगर लाया जाएगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है। अब ये जो बाज़गश्त हो रही है, क्या ये मैनिफेस्टो में शामिल है या सिर्फ एक राय है, जहन की इख्तरा है और ये अवाम में वैसे नहीं पहुंचेगी, हल्कों में वैसे डिस्कस नहीं होगी जिस तरह की जानी चाहिए थी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। राना साहब, क्या आपको ये लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है ये सदारती निज़ाम की तरफ माइल होना चाहती है, इसीलिए ये बातें चल रही? ना तो सदारती निज़ाम आ रहा है ना सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्लियर कह दिया था, याद है आपको, बिल्कुल क्लियर कह दिया था सदारती निज़ाम के हवाले से। अब ये KPK के अंदर से आवाज़ उठी है, उसके बाद फैसल जावेद साहब ने भी ये भी कहा है कि उनकी ज़ाती राय हो सकती है। या सर ये अब एक वार्निंग दी गई है कुछ हलकों को, कुछ सियासी जमातों को एक वार्निंग दी गई है। देखें, ये बात किसी आम आदमी ने नहीं की, ये जो बात है ये गवर्नर ने की है, और एक सूबे का गवर्नर है वो सूबा जहां पर PTI की अक्सरियत है, जो PTI का होम ग्राउंड है, जहां से PTI दूसरी दफ़ा आ गई है। अब वहां उस सूबे का गवर्नर जब ये बात कहता है कि फौरी तब्दीली के लिए सदारती निज़ाम, यही लफ्ज़ है ना, बड़ा ज़रूरी है, तो इसका मतलब है कि वो किसी को ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें गिराने जा रहे हैं तो फिर सेकंड ऑप्शन ये है। क्योंकि शोर तो KPK से शुरू हुआ है ना, शोर KPK से शुरू हुआ है, तहरीक KPK से चलती है, जलसा KPK पे हो रहा है, वो शोर ज़्यादा लोग वहीं से निकलने हैं। तो ये एक इशारा दिया गया है। हालांकि इस पर तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से लोगों ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है, और इतनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया है कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने तो अपने यहाँ तक कहा कि जनाब इस एक बयान के बाद वज़ीर आज़म का बयान ज़ीरो हो जाता है जो उन्होंने बयान दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा है। अब सियासत में हर रोज़ आपको एक नई चीज़ मिलेगी, और उस नई चीज़ के बाद आप देखेंगे कि तवज्जो हट जाएगी, कुछ चीज़ों से तवज्जो हट जाएगी। जब मैं ये कहता हूँ ना कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ काम नहीं हो रहा, जो ऐलान बार बार हो रहा है, तो उसके पीछे भी यही चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें जा रहे हैं। मैं आपको ये एक बात बता दूँ, एक ग्रुप ये चाहता है, एक ग्रुप की हस्बे मंशा ये ख्वाहिश है कि कुछ लोगों को अभी साथ रखा जाए, और एक बड़े ग्रुप की ख्वाहिश ये है कि हमें इसमें नहीं जाना चाहिए, हमें आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। अब दोनों ग्रुप जो हैं एक ही जगह पे, लेकिन वो इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहे हैं। ये जो नया ग्रुप चला है या जो नया शोशा आज गवर्नर साहब की तरफ से आया है, इसके बाद PTI के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई है, और नई बहस ये है कि क्या गवर्नर की तरफ से आने वाला ये बयान, चाहे उनका ज़ाती है, क्या उसकी हैसियत जो है वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से क्या उन्हें हदायत दी गई थी या कोई और मामला था। अगर उन्हें हदायत दी गई है और उस हदायत के बाद उन्होंने जारी किया है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में कुछ होने जा रहा है? ऐसा नहीं है। या सर, उनको हदायत नहीं दी गई, एक प्लानिंग ज़रूर हुई है। वो प्लानिंग है किसी को बावर कराने के लिए, किसी तक ये पैगाम पहुंचाने तक, और वो किसी और तक नहीं, अपोजिशन तक है। अवाम के जहन में भी तो ये नुक्ता डाल दिया ना कि आप फ़र्क महसूस करें, फ़र्क तलाश करें कि एक पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम में फ़र्क क्या है, दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं। अब ये एक नए ट्रक के पीछे लगा दिया। बिल्कुल इसी तरह। यासर, आज आपने गौर नहीं किया, आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो लाहौर में मुलाकातें की हैं सहाफ़ियों से, लाहौर प्रेस क्लब के उहदेदारों से भी की है, उस पर उन्होंने कहा जी मैंने तो कभी 4 नंबर गेट देखा ही नहीं।
अच्छा, उन्होंने कहा जी हमने तो कभी एस्टेब्लिशमेंट से बात ही नहीं की। ये सारी बातें उन्होंने की हैं। तो मुझे एक बात बताएं, ये बातें करने की नौबत क्यों आई है? किसने उन्हें कहा कि आप 4 नंबर गेट से जाते हैं? किसने उन्हें कहा कि आप फ्रांस से मिलते हैं? भाई जिसने कहा है वो तो आप अपोजिशन में आपके साथ बैठे। तो ये जब गुफ्तगू शुरू होती है तो इसका मतलब है हर शख्स कहता है मैं अपना रास्ता इख्तियार से साइड पे लूँ और मैं ऐसा काम ना करूँ कि जिससे इस जमहूरियत की वजह जमहूरियत ख़त्म हो और मैं भी ख़त्म हो जाऊँ। तो ये मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। यासर, कोई सदारती निज़ाम नहीं आना, मैं फिर आपको कह रहा हूँ। गवर्नर साहब की कल या परसों तरदीद आ जाएगी। एक उन्होंने किसी को सुनाना था, सुना दिया। अब सुनाने के बाद कहेंगे ये मेरा ज़ाती बयान था, हम किसी सदारती निज़ाम की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन हालात को बेहतर करने के लिए सदारती निज़ाम ही एक हल है। अगर हम जमहूरी तरीके से भी ये हल हो सकता है, फलां भी हो सकता है, इससे आगे कोई बात नहीं है। हालात को बेहतर करने के लिए आईनों कानून की बालादस्ती भी एक हल है। हालात को बेहतर करने के लिए कानूनी इस्लाहात भी एक हल है। हालात को बेहतर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक हल है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम को बताया था। अब अगर वो सदारती निज़ाम की बात करते हैं तो हल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि एग्जीक्यूशन कौन करेगा, पहला कदम कौन उठाएगा। वो किसी भी सूरत हाल के तनाजुर में बेहतरी की तरफ कदम हो, उसके लिए कदम उठाने के लिए हिम्मत और हौसला चाहिए। वो किस में है, ये भी एक सवाल है। नाज़रीन, दीगर सियासी इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट, इसके साथ साथ सदारती निज़ाम की बाज़गश्त, उसके साथ साथ सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, उन पर तनकीदी वार जो है, ये पूरा सियासी मंजरनामा जो है, और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान जो कहते हैं कि हम आएंगे तो फिर आप घबरा जाएंगे। तो हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम है? हुकूमत क्या इस चुंगल से निकल पाएगी? क्या वो अवामी मसाइल पे तवज्जो देगी, या फिर उसका हदफ़े तनकीद जो है वो अपोजिशन ही रहेगी और अपोजिशन उसे मुश्किल में डाले रखेगी? तो इस पूरे मंजरनामे पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाजुल हक साहब ने। एजाजुल हक साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। एजाजुल हक साहब, अगर सेनेट की रुदात देखी जाए तो गिलानी साहब की जो वजाहतें हैं, हुकूमत वक्त तो ये कहती है कि उनकी वजाहतों से तो उनके अपने मुतमईन नहीं है, हम कहाँ पे मुतमईन होंगे। तो क्या आपको ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फ्रेंडली ऑपोजिशन करते हुए पहले से बातचीत तय कर ली थी और गिलानी साहब उसी चक्कर में नहीं आए? देखिए, बिल्कुल बात तो 100% सही है ये कि पीपल्स पार्टी किसी के कहने पे, मैं नहीं कहता कि हुकूमत की ऑपोजिशन नहीं है, लेकिन तमाम अहकामात जो है वो कहीं से जारी हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी मनोअन उन पर अमल कर रही है। पीडीएम को तोड़ने से लेकर सेनेट तक जो कुछ हुआ ये सबके सामने है। अब इसमें अगर आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अगर आप कहें जी हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं और हमारी मर्जी के बगैर हुआ और हम नहीं चाह रहे थे फिर भी हो गया, तो ये हर कोई अपनी अपनी, जो अभी इससे पहले आप बात कर रहे हैं ना कि मैं कभी 4 नंबर गेट नहीं गया, ये अब सबका जो किबला है 4 नंबर गेट की तरफ ही है। एजाजुल हक साहब, मुझे ये बताइएगा, ये सदारती निज़ाम के हवाले से आज अचानक एक बयान आ गया गवर्नर के पीके का। आप क्या समझते हैं कि वो उनकी अपना ज़ाती ख्याल है, उन्हें कहा गया है, किसी को वार्निंग दी गई है, या वाकई कुछ सदारती निज़ाम की तरफ बात हो रही है? देखिए, इस पे सोच विचार तो बड़े अरसे से हो रही थी। कुछ हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी सोच थी ये कि सदारती निज़ाम जो है, क्योंकि मौजूदा निज़ाम उनको फेलियर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा था कि इतना सहारा देने के बावजूद और इतना उसका साथ देने के बावजूद वो लोगों को रिलीफ नहीं दे सके, मामलात को दुरुस्त नहीं कर सके, निज़ाम को ठीक तरीके से चला नहीं सक रहे। तो मेरे नज़दीक तो मैं नहीं समझता कि इस निज़ाम को तब्दील करके सदारती निज़ाम लाया जा सकता है, क्योंकि सारे जो स्टेक होल्डर हैं वो सारे पार्लिमानी निज़ाम की पैदावार हैं और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी पार्लिमानी निज़ाम के साथ लगे हुए। अगर उनको कहा जाए भाई आपने सिर्फ बैठकर लेजिस्लेशन करनी है और वज़ीर तो हैं वो तो बाहर से आएंगे, टेक्नोक्रेट आएंगे, तो ये आजकल के जो हमारे पॉलिटिशियन हैं ये किस तरह से फिर सर्वाइव करेंगे, आप मुझे बताएं। इनको तो पता ही नहीं कि लेजिस्लेशन होती क्या है, लॉ किस तरह बनता है। आज तक मेरे आप देख लें कितने पॉलिटिशियंस हैं
जिन्होंने लॉ मेकिंग के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर अमली तौर पर हिस्सा लिया हो। हाँ, कुछ मिनिस्ट्री जो है उनको बनाकर दे दे तो वो और बात है। तो इसलिए इस निज़ाम को चेंज करने के लिए देखें, सदारती निज़ाम जब भी पाकिस्तान में आया कोई पार्लियामेंट के ज़रिए तो आया नहीं। वो अयूब खान से याया खान, जनरल ज़ियाउल हक शहीद, उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ, सारे ऑटोक्रेटिक रूल था, आए सारे अपना नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से। लेकिन उनके दौर में क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, लोग वो अपनी मर्जी के चुन के लेकर आते थे, जो टेक्नोक्रेट होते थे, चाहे वो पेट्रोलियम में हो चाहे वो फाइनेंस में हो। तो उससे फिर जो अगर उस पीरियड को अगर आप देखें, जो कि एक पॉलिटिशियन के लिए अच्छा नहीं लगता कहना, लेकिन उस पीरियड के अंदर आप अपनी जीडीपी ग्रोथ को देख लें, आप अपनी इकोनॉमी को देख लें, आप महंगाई को देख लें, बेरोजगारी को देख लें, आप डॉलर रुपये को देख लें कि कहाँ पर खड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र आ रही थी। लेकिन अब इसको तब्दील करने के लिए शोशा इसलिए छोड़ा गया है कि लोगों की तवज्जो जो है हटा दी जाए। और अब आपने देखा कि कुछ अरसे से स्ट्रक्चर देखें, 3.5 साल देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने बेशतर इदारों में टेक्नोक्रेट ला के ही तयनात किए और फिर उसी को आगे परवान चढ़ाने के लिए ये बताया गया कि ये टेक्नोक्रेट जो है ये इदारे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो अब सदारती निज़ाम की बातों की एक तरफ नफ़ी करते हैं, वज़ीर आज़म खुद भी करते हैं, दीगर वज़रा भी करते हैं, फिर अंदर से ये शोशा छोड़ दिया जाता है। तो इस पे बात ये बनती है कि आला सतह पे तो इसकी नफ़ी है, तो फिर नीचे ये बात परवान क्यों चढ़ रही? असल में बात यह है, आपने सही कहा कि बहुत से टेक्नोक्रेट्स को लाया गया, लेकिन मेजॉरिटी जो टेक्नोक्रेट्स की थी वो हुकूमत की मर्जी से या वज़ीर आज़म की मर्जी से नहीं आए। वो मतलब जो कहते हैं ना कि हमें बड़े तमाम के साथ लाया गया है। वज़ीर आज़म को तो पता भी नहीं होगा कि मेरे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हफीज़ शेख साहब कहाँ से आए थे, और मेरे दोस्त और मेरे बचपन के साथी शौकत तरीन साहब वो कहाँ से आ गए कि पूछें कभी वज़ीर आज़म साहब का इनके साथ कोई इंटरेक्शन हुआ, कोई बातचीत हुई, क्या उन्होंने ये समझा कि ये लोग आकर एक इकॉनमी को बेहतरी की तरफ ले जा सकेंगे? क्या गवर्नर स्टेट बैंक को लगाने से पहले वज़ीर आज़म साहब को पता था कि रज़ा बाकर साहब कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं और कि कौन लाया है इनको यहाँ, मतलब गवर्नर स्टेट बैंक बना दिया, जो लेजिस्लेशन हुई है। नहीं तो मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये मतलब अगर मैं गलत हूँ तो इसकी नफ़ी कर दें। अच्छा जाज साहब, आपके बड़े करीबी दोस्त, आपके पुराने साथी, आपके लीडर, उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट आ गई है जिसके बाद तो अब वाज़ेह हो गया वो पाकिस्तान अभी नहीं आ रहे। तो उससे पहले ये जो इनके लीडर शोर डालते थे कि मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब आ रहे हैं, आपको क्या लगता है मियाँ साहब की मेडिकल रिपोर्ट कब तक दुरुस्त हो जाएगी? देखिए, जब तक उनको कोई एनआरओ नहीं मिल जाएगा ये रिपोर्ट इसी तरह रहनी है। और कोशिश बहुत हो रही है इस बारे में, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है, बहुत सी चीज़ें करने के लिए आमादगी का इजहार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई सुनने वाला ना हो तो फिर बीमारी तो बढ़ती जाएगी ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो जल्दी आएंगे। इसी तरह वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ के साथ पीपल्स पार्टी का एक एनआरओ हो गया था और किसी ने बीच में मुदाखलत की थी, तो वो भी इसी तरह की उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कि जल्द वापस आ जाएंगे। उन्होंने पार्टी को इंटैक्ट रखने के लिए कुछ पार्टी के लोगों ने ये हाइप क्रिएट की थी कि मैं लेने जा रहा हूँ और मैं लेकर आऊँगा, और कुछ लोग जो मिलने के लिए गया उन्होंने कहा जी अभी वो बड़े हाइपर हुए हुए आजकल और आने की तैयारियां कर रहे हैं। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि मुस्तकबिल करीब में अगर आपकी ये बात मानी जाए और इसी फार्मूले की बुनियाद पे ये शोशा छोड़ा गया था, फिर तो लगता ये है कि मियाँ साहब की तबीयत जब तक सही नहीं होगी तब तक कारकुन का दिमाग खराब रहेगा। देखिए, बात यह है कि शोशा क्यों छोड़ा गया। शोशा भी इसलिए छोड़ा गया टेस्टर लगाने के लिए। जिस तरह माजी में फौज को बुरा भला कहा गया और कुछ ऐसे लोगों से मुलाकातें की गई जो पाकिस्तान के खिलाफ गलाजत बक रहे थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए जी कि क्या हमसे कोई बात होती है कि नहीं होती। अब ये शोशा भी इसीलिए छोड़ा गया था। तो फिर उसकी नफ़ी करने के लिए ISPR को अमली तौर पर मैदान में आना पड़ा और कहा गया कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर किसी ने उसकी तरदीद तो नहीं की, ना ही किसी ने उस बारे में फिर बात की, लेकिन उससे पहले बहुत से शोशे छोड़े जा रहे थे। तो ये एक पॉलिटिक्स की गिमिक्स हैं, इसी तरह चलती रहेंगी। लेकिन मुझे तो आगे
मामलात मतलब कि लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो खुद जो कहती रही है कौम को कि घबराना नहीं, अब ज़रा सी थोड़ी सी खुद घबराई हुई नज़र आ रही है। तो अगर हुकूमत घबरा जाए तो फिर चीज़ें जो हैं वो सही सिमत में जाने के बजाय गलत सिमत में जानी शुरू हो जाती हैं। एजाज साहब, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, आपके कॉल के NRO भी नहीं मिल रहा, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, तो शहबाज शरीफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? क्या वो भतीजी के आगे बेबस हैं? देखें, कोई किसी के आगे बेबस नहीं है। पार्टी की लीडरशिप जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है और वो कभी भी इसको मुंतकिल नहीं करेंगे, ना बेटी को देंगे जब तक वो खुद हयात हैं अल्लाह के फजल करम से, और उनको ये बीमारियों शमारियों से दूर लंबी उम्र दे अल्लाह ताला उनको। वो ना बेटी पर रिलाय करेंगे, वो ना भाई पर रिलाय करेंगे, और भाई भी उनकी मर्जी के बगैर पार्टी को नहीं चला सकते। उन्होंने बड़ी कोशिश की, अभी हाल ही में जेल से निकलने से पहले भी उन्होंने बहुत से वादे किए कि मैं लंदन जाके तो मना कर आ जाऊंगा और मैं सारी चीज़ें जो है वो दुरुस्त कर दूंगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब जब तक खुद नहीं आएंगे और उनकी आखिरी हद तक ये कोशिश होगी कि मुझसे बातचीत हो, उसके लिए उन्होंने बड़े हरबे इस्तेमाल किए और आगे करेंगे भी। डायरेक्ट होकर भी उन्होंने देख लिया कि शायद मुझे कहें कि जी हाथ हौला रखो थोड़ा जी प्लीज़, सानू बुरा भला ना को, और शायद इस चक्कर में आगे मेरी उनसे बातचीत शुरू हो जाए। जब वो देखा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने वो अफगानिस्तान के उसको नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र से फौरी अगले दिन ही मुलाकात करके कहा कि शायद अब मेरे पास आएंगे जी कि ज़रा थोड़ा सा मेहरबानी करें, यानी ऐसे लोगों से अभी ना तक मिलें। उन्होंने जितनी भी चालें चली हैं किसी में कामयाबी नहीं मिली, तो अभी फिर इसलिए वो इसी बात पे बज़िद हैं कि वो अपने ही तरीके से आगे बढ़ेंगे। एजाज साहब, आप क्या समझते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का अगर तर्ज़ तकल्लुम देखा जाए केपी इलेक्शन से पहले का तो बड़ा जारहाना था, लेकिन केपी इलेक्शन के बाद उन्होंने नरम रवैया इख्तियार किया, अब फिर से वो जारहाना तर्ज़ सियासत पर माइल हो चुके हैं। वो कहते हैं हम आएंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम आएंगे तो ये भाग निकलेंगे। अभी जो जारहाना तर्ज़ सियासत है इसके पीछे मंतिक क्या दिखाई देती? बल्कि इसको इस तरह ले लें कि पहले उनका मार्च किसी को लंदन भेजने के लिए था, अब उसका मार्च किसके लिए है? देखें, अब उसका मार्च मुमकिन है कि हुकूमत को तूल देने के लिए हो, क्योंकि इस मार्च से तो ये हुकूमत जाती नहीं है, मतलब कि लॉन्ग मार्च से आगे कुछ। हाँ, अलबत्ता मौलाना फजल रहमान साहब को अगर कोई आशीर्वाद नज़र आ रहा है तो फिर मार्च कामयाब भी हो सकता है, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि ये अपोजिशन जो मौजूदा सूरत हाल में नज़र आ रही है कि ये कोई अवाम इनके पीछे लगेगी। हाँ, वो लोग तंग हैं महंगाई से, बेरोज़गारी से, लाकानूनियत से और बहुत सी चीज़ों से लोग तंग हैं, लेकिन ऑल्टरनेट जो है उनको ये नज़र नहीं आ रहा जो मौलाना साहब उनके हवाले कर रहे हैं, या फिर ये बिलावल भुट्टो साहब जो दे रहे हैं या नवाज शरीफ साहब जो दे रहे हैं, ये इनके पीछे लोग अब लगने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये तो बता दें आसिफ अली जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब जो है वो बड़े मुतमिन हैं, जिस तरह लगता है कि आने वाला वक्त उनका है। आजकल डी में खेल रहे हैं माशाल्लाह, और बड़े अच्छे कुर्बतें हैं। डी में खतरात भी होते हैं, दोनों डी में है, डी में बंदा अनफिट भी हो जाता है, अभी उनकी ख्वाहिश ये है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनकी ख्वाहिश ये है कि अब जो गोलकीपर है वो बड़ा सख्त है आगे जो खड़ा हुआ है, और उनकी बॉल जो है वो जाने नहीं दे रहा गोल के अंदर, तो अब उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह से गोलकीपर को भी हटाकर तो पेनल्टी हमें दे दें, और वो लगता नहीं है कि मुमकिन नहीं लग रहा मुझे भी। तो आपको इस मौजूदा दौरे हुकूमत में बेंडिंग बैकवर्ड्स, मौजूदा दौरे हुकूमत में जनूबी पंजाब सूबे का कोई नतीजा निकलता दिखाई देता है? आप भी वहीं से वादे तो बड़े किए गए थे और मैं वहीं से इलेक्शन लड़ता हूं, और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा आइडिया था जनूबी पंजाब को, क्योंकि देखिए पंजाब का वज़ीर आला कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसके लिए बड़ी मुश्किलात हैं सादकाबाद से लेके अटक तक, यानी कि आप ये मानते हैं कि वज़ीर आला अच्छे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी ये मंतक रही है शुरू से कि एथनिक नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे मज़ीद सूबे बनने चाहिए पाकिस्तान के, और ये पीटीआई की हुकूमत ने वादा किया था, इन्होंने एक किस्म का एडमिनिस्ट्रेटिवली तो वहाँ कुछ सेक्टरीज वैक्टरीज को बैठा दिया भावलपुर और मुल्तान में, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आएगी तो कुछ नहीं कह सकते।
हकीकी तौर पर जब कुछ चीज़ सामने नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान में अगर एडमिनिस्ट्रेटर तरीके से देखा जाए, मज़ीद सूबे बनने चाहिए ताकि इख्तियारात मज़ीद मुंतकिल हों और बेहतरी के फैसले किए जा सकें। बहुत शुक्रिया एजाज़ुल हक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे, जो सूरत हाल अपोजिशन लीडर सेनेट के ऊपर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के इल्ज़ामात की है और जो उन्होंने तनकीद की है उसका जवाब साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, जो मौजूदा अपोजिशन लीडर सेनेट हैं, उन्होंने ये कहा कि हमें हमारे दौर में जब मैं स्पीकर था और ये पार्लिमानी लीडर थे, बीबी साहिबा कहा करती थी कि इनको कुछ सिखाएं और अब हमें ये बताएंगे कि आप सीखें कैसे। उनका कहना क्या था, पहले वो मुलाहिज़ा कर लीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए, वोटों को खरीद कर। इनकी वीडियोस, इनके साहबजादे की वीडियोस पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये बोली लगाते रहे हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था? क्या उनके साथ हाथ नहीं किया गया? नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। I was the speaker and Benazir Bhutto said that he will be your parliamentary secretary for parliamentary affairs to learn from you. आज तो spokesperson शाह महमूद बना हुआ था, तो इसलिए मैं अभी जो मैंने बात करनी होगी वो मैं on the floor of the house करूँगा। जो बात उन्होंने की है वो भी floor of the house हुई। I could not expect from the foreign minister of the country to stoop so low at this level. वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू भी आपने सुनी और उस पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का बयान भी आपने सुना। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर हुसैन साहब ने। चौधरी साहब, बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। चौधरी साहब, कल तक हुकूमत वक्त के बेशतर वज़रा जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सराह रहे थे, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को खिराज तहसीन पेश कर रहे थे कि वो नहीं आए तो एक अच्छा काम हो गया मुल्की और कौमी मफाद में। आज वज़ीर ख़ारजा साहब जारहाना अंदाज में उन पर तनकीद कर रहे थे। एक तरफ आपकी पार्टी पर हुकूमत की सहूलतकारी का इल्ज़ाम है, दूसरी तरफ हुकूमत आज आप पर बरस रही है। आपकी पार्टी का असल मौक़िफ़ क्या है इस बारे में? ये सहूलतकारी के बारे में कि फ्रेंडली ऑपोजिशन करते हुए आपके रहनुमा जो हैं वो नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से वो बिल पास हो गया। अच्छा, पहले तो देखें ना, ये एक अजीब बात है कि मुझे नहीं समझ आ रही है कुछ। जब से अनाउंस किया है हमने लॉन्ग मार्च का, तो कोई ना कोई बहाना करके मीडिया जो है वो पीपल्स पार्टी की जलगार कर रहा है। पहले मुझे ये बताएं कि कभी ये सेनेट के चेयरमैन ने वोट दिया है इससे पहले? नहीं दिया। कभी रात के अंधेरे में, कोई रात के 11 बजे 11:30 बजे कभी एजेंडा आया, मैं भी मेंबर रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ। बजाय इसके कि वो जो पार्लिमानी नॉर्म्स सारी को बुलडोज कर रहे हैं उस पे बात हो, उसके बजाय ब्लेम किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी के 2 लोग नहीं आए और पीडीएम के 7 लोग नहीं आए। उन 7 का जवाब भी कोई नहीं मांग रहा, सिर्फ पीपल्स पार्टी है जिसको तख्ता मशक बनाया हुआ है। मुझे नहीं समझ आ रही है ऐसा क्यों रवैया अपनाया जा रहा है। और जो जिस किस्म की बातें की हैं, बजाय इसके कि वो ये बताएं कि पाकिस्तान को क्यों मतलूबा हमायत हासिल नहीं हो सकी कश्मीर के ऊपर, वजीर खारजा ने तो ये बताना है ना कि हमें 17 मुल्क नहीं मिल सके 53 में से कि हम वहां पे अपनी रेजोल्यूशन सबमिट कर सके। पास कराना तो बात की बात है। कोई पूछ सके कि अफगानिस्तान पे कितने मुमालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत कर दी है। कोई पूछ सके कि आपने वन साइडेड होके पहले चाइना को नाराज किया, अब आप दूसरी साइड पे 180 दर्जे का जाविया तब्दील करके दूसरी तरफ चलेंगे। अब आप अमेरिका के सदर का इंतजार करते हैं कि कर रहे हैं कि उनका टेलीफोन आए। ये कौन सी खर्जा पॉलिसी? कोई एक मुल्क बता दें पाकिस्तान के साथ खुश हो, कोई नहीं है इस पे बात करने की बजाय। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये नहीं साहब, एक तो आपने कहा कि शायद सारा मीडिया देखे, मीडिया हमेशा पीपल्स पार्टी ने बर्दाश्त भी की है
और मीडिया ने हमेशा नहीं, पीपल्स हम पार्टी आज की ही इस बात को सराहता भी है, और मीडिया कभी भी किसी एजेंडे में नहीं होता, चूँकि पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, और जब एक बड़ी सियासी जमात का अपोजिशन लीडर हो और उस पर हुकूमत या आपकी ही अपोजिशन की तरफ से आवाज़ें आए, तो मीडिया ने वही दिखानी है। इसलिए आपसे पूछते हैं, इसलिए आज बिलावल साहब से भी यही सवाल हुए हैं, इसलिए हुआ है कि आपका मौक़िफ़ आना चाहिए। हाँ जी जी बिल्कुल, इसलिए ताकि आपका मौक़िफ़ भी आना चाहिए, वो आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ रहा है। देखिए हम जो सब ये कह रहे हैं राणा साहब, जी 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 प्लीज। जो सब आगे जा चलते हैं, लॉन्ग मार्च आपका तैयार है, आप लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। मौलाना साहब ने कल कहा कि अगर हमारे लॉन्ग मार्च में कोई आता है तो हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे, अगर नहीं आता तो हमारा लॉन्ग मार्च नतीजा खेज होगा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है, क्या वो नतीजा खेज होगा? आप वहाँ पे बैठेंगे, कितना अरसा बैठेंगे, या ये एक जमहूरी तरीके से अपना एक ऐलान करके वापस आएंगे? देखिए, एक बात जरा ज़हन में रखें कि पीपल्स पार्टी ने एक लंबी स्ट्रगल की है। जब बहुत सारी जमातें मुशर्रफ के साथ खड़ी थी, उस वक्त भी मुशर्रफ के साथ कर रही थी। जब बहुत सारी जमातें ज़िया-उल-हक के साथ खड़ी, हम तब भी एक स्ट्रगल की थी। जब बहुत सारी जमातें अयूब खान के साथ खड़ी थी, हमने तब भी स्ट्रगल की है। और आगे जो मार्शल्लाओं की सारी प्रोडक्ट्स हैं, उनके खिलाफ भी एक लंबी जिदोजहद की। तो हम तो एक जिदोजहद कर रहे हैं। क्या आज लोगों को तनहा छोड़ दिया जाए? क्या हम इंतजार करें कि रमजान शरीफ कब आएगा और तब हम उससे चंद दिन पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान करें? हम तो एक स्ट्रगल है, हमने ऐलान करके डर तो नहीं बैठ गए। हम तो मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं ना। आपके सामने ट्रैक्टर मार्च हुआ, आपके सामने बाकी तमाम शोबों के किसानों के साथ, बाकी जगहों के साथ, सारा हम कर रहे हैं और हम करते हैं। नहीं, ये तो एक लंबी स्ट्रगल है। जी मैं वही कह रहा हूँ कि क्या लॉन्ग मार्च जो है वो एक दिन का होगा? वहाँ पहुँचने के बाद इस्लामाबाद में आप डेरे लगाएंगे? अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा, अभी कोई फैसला नहीं। मार्च जो होता है वो एक दिन का होता है, एक महीने का होता है, ये अभी कोई फैसला नहीं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के साथ लॉन्ग मार्च करने के लिए कोई बातचीत की, मुशावरत हुई, या फिर ये फैसला कर लिया कि इनफरादी तौर पर ही जिदोजहद करनी है? नहीं, देखिए, हमने पीडीएम बनाई थी। आज बिलावल साहब ने यह भी कहा कि मैं तो लाहौर आके दास्ताफ बैठा रहता था, लोगों से राब्ते करता था। लोग तो फोन नहीं उठाते थे, फोन बंद थे, ट्विटर बंद थे, ट्विटर खामोश थे, और लोगों से कोई रास्ता नहीं था, जुबानें बंद थी। पीपल्स पार्टी ने तो कभी ऐसा नहीं किया। पीपल्स पार्टी के तो आज बिलावल साहब ने कहा कि भुट्टो साहब और बीबी 2 कायदीन शहीद हुए, बता दें किसी दुनिया के अंदर कोई ऐसी हिस्ट्री है कारकुन शहीद हुए? तो हम क्या इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को तनहा छोड़ दें? क्या करें? महंगाई आ जाए, बेरोजगारी आ जाए। जो सब आपके पीपल्स पार्टी के ग्रैंडनुमा नबील गबोल साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा कि जब हम पंजाब में दाखिल होंगे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून भी हमारे काफिले में शामिल हो जाएगी, हमारे मार्च में शामिल हो जाएगी। क्या कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? कैसे? मेरा नहीं ख्याल वो उनकी जाती राय हो सकती है। पार्टी की पॉलिसी तो नहीं ऐसी अभी तक मुझे। उनके मुताबिक कुछ दोस्तों ने रवाबित करवाए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, जिसकी वजह से वो ये इशारा दे रहे थे। मेरा ख्याल फिर वो उन्होंने करवाए होंगे, मुझे तो नहीं पता, मेरे नहीं। तो क्या पीपल्स पार्टी कुछ और अपोजिशन जमातों को दावा दे रही है इस मार्च में? देखिए, हम सारी सियासी जमातों को कहेंगे, और ये तो एक अपना अपना हिस्सा है। अगर वोट डाल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इसको हमने तो मिलकर स्ट्रगल करने के लिए पीडीएम बनाई थी। पीडीएम की मेजबान तो जिस दिन पीडीएम बनी है पीपल्स पार्टी थी ना। तो हम तो एक अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम एक कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश हम जारी रखेंगे जब तक इसको उतार नहीं लेते और हम कोई गैर आईनी है। चौधरी साहब, पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई, उस वक्त जो फैसले हुए उस पर आप भी अब अमल कर रहे हैं इनफरादी तौर पे, और दूसरी तरफ एक जो मुत्तहिदा अपोजिशन नाम की है वो भी कर रही है फैसला। उस वक्त बातें तहरीक अदम एतमाद की हुई थी, जो आपकी तरफ से सिफारिश की गई थी कि तहरीक अदम एतमाद भी हम ला सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसी कोशिश ही करेगी जिस तरह इनफरादी तौर पर लॉन्ग मार्च की हो रही? जी बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा रास्ता है पार्लिमानी लेवल पे, सभी पार्टियों के साथ है रास्ता, तो हम जो है वो कर रहे हैं, उस लेवल पे करेंगे।
जो भी ऑप्शंस होंगी वो सारी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जो साहब, बिल्कुल आप कोशिश करेंगे, हो रहा है। पीपल्स पार्टी क्या समझती है आज, आप बल्कि पीपल्स पार्टी छोड़ें, आप एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की आज की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या मुस्लिम लीग नून का कारकुन इससे मायूस नहीं होगा? देखिए, ये मैं तो एक सियासी कारकुन, देखिए जो सब मैंने आपको इसीलिए कहा कि आप एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से। देखिए, इसका फैसला उन्होंने करना है, वो किस किस्म की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मैं तो आज एक दोस्त को कह रहा था कि इस मुल्क का अलमिया देखो, कि जो शहीद हो जाएं उन पे फतवे हैं और जो बच जाएं वो हीरो हैं। ये अलमिया है इस मुल्क की सियासत। तो चौधरी साहब, अब आप ये देखिए कि मेडिकल रिपोर्ट में ये बातें आई कि वो पुरहुजूम जगह पे नहीं जा सकते, वो एयरपोर्ट के करीब नहीं जा सकते, अस्पताल से दूर नहीं जा सकते, वो जहनी कर्ब में मुब्तला है, जहनी मर्ज में मुब्तला है। तो इसके मुताबिक तो फिर वो अगले इलेक्शन तक भी पाकिस्तान आते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, मेरा एक और एनालिसिस है जाती तौर पर, मैं जो एनालिसिस है वो ये है कि मेरा ख्याल है वो इंतजार करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का, और उसके बाद वो अपना फैसला करेंगे कि उन्होंने कब आना कैसे आना। जो सब आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का मुकाबला नून लीग से है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में मुकाबला तहरीक इंसाफ से होगा? तो बल्दियाती इलेक्शन भी तो आगे ना। देखिए, हम जो हमारी फाइट होगी ना वो बहुत ही चौमुखी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का किसी जगह पे मुकाबला नून से होगा, किसी जगह पे पीटीआई से होगा, किसी जगह पे हम सिंध के अंदर जीडीए से होगा, कराची के अंदर एमकेएम से होगा। तो ये एक आने वाले दिनों में बहुत सारी नई जो पॉलिटिक्स की राहें हैं वो बनेगी। आप भी राना साहब बहुत लंबे अर्से से चीजों को देख रहे हैं। इस मुल्क के अंदर चीजें आज स्टेटस को जो लग रहा है, ये स्टेटस को रहने वाला नहीं है, इससे टूटना है। जो सब ये बता दें, हमारी जमात के अंदर कोई भी किसी किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई दो आ रहा हो। बाकी जमातों के आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। जो सब बिलावल साहब लाहौर हैं, क्या उनकी कुछ शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात मुतवक्के है? नहीं, वो मेरे ख्याल है कल वो चले जाएंगे कराची। चौधरी साहब, जहाँ पे आप दो आरा की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो आला सतह पे सदारती निज़ाम की नफ़ी की जा रही है। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साहब ने सदारती निज़ाम लाने के हवाले से कुछ बात की है। उनका ये भी मानना है कि वज़ीर आज़म का इस्तिस्वाब है, वो रेफरेंडम भी करवा सकते हैं। तो आपकी नज़र में ये शोशा क्यों छोड़ा जा रहा है? मेरा ख्याल है ये रेफरेंडम से नहीं है, उनको काम इल्मी है गवर्नर साहब की। बुनियादी ढांचा अगर आपने तब्दील करना है तो उसके लिए तो आपको दो तरीके हैं, या आप आइन तोड़ दें, आइन तोड़ने वाले कहाँ पे बैठे हैं उसको आप देख सकते हैं, तो या आप उसको देख लें, आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको लेकर आए। सही, सदारती निज़ाम को लाने के लिए आइन को तोड़ना ज़रूरी है। तो फिर इस हवाले से अगर सदारती निज़ाम की तरफ ये माइल होना चाहते हैं तो बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी जो काबिल तवक्को है ही नहीं। मौजूदा निज़ाम के अंदर उसकी अहमियत किस तरीके से है, उसके लिए जज्बा किसके पास होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर हुसैन साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अज़ीम खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।